नमस्कार दोस्तों, आईक्यू क्लासेस के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं वो अपने सिलेबस के जीएस पेपर 1 के मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। एडवेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन, भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। अगर हम बात करें भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन तो आपके दिमाग में जरूर 15वीं शताब्दी आ रहा होगा। 15th सेंचुरी ही वह समय था, 15वीं शताब्दी ही वह समय था जिस समय यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन प्रारंभ हुआ। और इस समय के बाद भारत में कई तरह के यूरोपीय शक्तियां आई, जैसे कि सबसे पहले पोर्चुगीज आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर्स, फ्रेंच शक्तियां। जो यूरोपीय शक्तियां थी उनके आने का एक सिलसिला शुरू हो गया। कब से? 15वीं शताब्दी से। तो अगर हम बात करें कि इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस होगा वो क्या होगा, तो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे पोर्चुगीज का आगमन, पुर्तगालियों का भारत में किस तरह से आगमन होता है, इस बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर बात किया जाए पुर्तगालियों का, पोर्चुगीज का भारत में आगमन का, तो ये जो इनका आने का जो समय था वो था लगभग 15वीं शताब्दी से ये आना शुरू हुए। लेकिन अगर हमें इसको बारीकी से समझना है, पुर्तगालियों का भारत में आगमन अगर हमें डिटेल में समझना है तो इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा हमें देखना जरूरी है। वो कौन से कंडीशन से, कौन से ऐसी सिचुएशन बनी जिसके चलते पुर्तगालियों का भारत में आने का मन हुआ, पुर्तगालियों का भारत में आने का हौसला जगा। तो थोड़ा सा हम उस कंडीशन को अगर हम देखें तो थोड़ा सा अगर पहले चलें तो हम चलते हैं 7th सेंचुरी में। ओके, 7th सेंचुरी ये जो समय था, इस समय में एक एरिया हुआ करता था जो था इजिप्ट एंड पर्सिया का एरिया। इजिप्ट एंड पर्सिया का इस एरिया को जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो समय था, इस समय इजिप्ट और पर्सिया में जो रोमन एम्पायर था, वो रोमन एम्पायर का पतन होना शुरू हुआ। जैसा कि आप जानते होंगे कि 7th सेंचुरी के पहले, 7वीं शताब्दी के पहले इस एरिया पे रोमन एम्पायर का दबदबा हुआ करता था। उसके बाद से ये जो 7th सेंचुरी जैसे आया, इस समय इस एरिया से रोमन एम्पायर का पतन होना शुरू हुआ और यहाँ पे अरबों का डोमिनेशन शुरू हुआ। अरब शक्तियों का जो यहाँ पे है कि अरबों का यहाँ पे दबदबा शुरू होना हुआ। इसलिए ये जो 7th सेंचुरी का समय था, यहाँ पे जैसे इजिप्ट और पर्सिया का में रोमन एम्पायर का पतन और अरबों का डोमिनेशन शुरू हुआ, इस समय को जरा हम ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पे रहा अपना इंडिया, ये है अपना इंडिया कुछ इस तरह से। अगर हम यहाँ बात करें तो ये रहा साउथ अफ्रीका और यहाँ पे रहा यूरोप। मैप से समझना हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। और ये जो एरिया था यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे इजिप्ट और पर्सिया का। यहाँ पे इजिप्ट आता है और यहाँ पे पर्सिया, जो अपना इस समय फिलहाल में ईरान का देश है, उसको जाना जाता था पहले पर्सिया के नाम से, और यहाँ पे है इजिप्ट। अब देखिए जैसे इस एरिया पे 7th सेंचुरी में रोमन एम्पायर का पतन और अरबों का दबदबा शुरू हुआ, इस एरिया पे अरबों का डोमिनेशन हुआ। इसके चलते जो यूरोपीय देश थे, उस यूरोप का भारत से जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा था वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टूटने लगा, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ। जिसके चलते अब यहाँ पे इन यूरोपियों के मन में ये हुआ कि हमें किसी ना किसी तरह से भारत से कोई ना कोई डायरेक्ट लिंक हमें ढूंढना होगा, चाहे वो समुद्री रास्ता ही क्यों ना हो। तो देखिए इसके चलते अब इसका कारण क्या था, यहाँ पे अरबों का डोमिनेशन होने के चलते अब इनका जो डायरेक्ट बीच से ट्रेड लिंक टूटा, इनका डायरेक्ट ट्रेड यहाँ से हो जा रहा था भारत से। अब ये क्या कर रहे थे, अरब जो यहाँ पे इजिप्ट और पर्सिया वाले एरिया पर जो अरब थे वो क्या कर रहे थे, यहाँ से इंडिया से अपना ट्रेड कर रहे थे। इंडिया से जो भी माल खरीदना था खरीद रहे थे और औने पौने दाम पे, 8 गुना 10 गुना दाम पे यहाँ पे यूरोप में बेच रहे थे। जिसके चलते अब यूरोपियों को घाटा होना शुरू हुआ। अब इन्हें लगा कि अगर हमें इससे बचना है तो किसी ना किसी माध्यम से हमें यूरोप से और इंडिया से डायरेक्ट कोई ना कोई रूट खोजना होगा। तो यहाँ से क्या हुआ, अब इनके मन में ये उम्मीद जगना शुरू हुआ कि हम किसी ना किसी माध्यम से यूरोप से और इंडिया से डायरेक्ट लिंक हम ढूंढें। इसी क्रम में आया 15वीं शताब्दी और ये सिलसिला शुरू हुआ अब 15th सेंचुरी से। ओके, नाउ अब ये 7th सेंचुरी का अपना स्टोरी यहाँ से समाप्त होता है। अब हम पहुंचते हैं 7th सेंचुरी में। बैकग्राउंड समझ में आया, बैकग्राउंड किस तरह से यहाँ पे यूरोपीय शक्तियों का के मन में ये हौसला जगा कि हम इंडिया से इसका डायरेक्ट ट्रेड लिंक ढूंढें। अब यहाँ से 15th सेंचुरी में क्या हुआ, एक यहाँ से एक आदमी हुए जिनको कहा जाता था प्रिंस हेनरी। उनका एक उपाधि था नेविगेटर का। कौन हुए? प्रिंस हेनरी, राजकुमार थे वहाँ के। उनको एक नेविगेटर नाम से उन्हें जाना जाता था, उनको उपाधि दी गई थी नेविगेटर। अब इन्हें क्या लगा, अब ये भाई साहब यहाँ से
उत्सुक हुए ज़्यादा कि क्यों ना हम यूरोप से और इंडिया से कोई डायरेक्ट सी रूट खोजें, क्योंकि बीच में सारा का सारा थलीय रास्ता था। यहाँ पे आपको पता होगा कि यहाँ पे यूनाइटेड अरब पड़ जाता है, ये पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया है, और यहाँ पे इजिप्ट पर्सिया ऑलरेडी पहले से अरबों का यहाँ पे दबदबा था। तो यहाँ से इन्हें क्या लगा कि इस यूरोप से इंडिया को जोड़ने के लिए इस थलीय मार्ग से ज़्यादा बेहतर होगा कि हम किसी न किसी माध्यम से इस समुद्री रास्ते से हम इनको जोड़ें। तो अब इन्हें ये 2 टारगेट बनाए। प्रिंस हेनरी यहाँ से अपना 2 टारगेट बनाते हैं। सबसे पहला, हमें किसी न किसी तरह से यूरोप को और इंडिया को समुद्री मार्गों से जोड़ना है, और दूसरा, इस यूरोप और इंडिया के बीच में जो भी अरब इंटरमीडियरी आ रहा है, जो भी अरबों का यहाँ से बीच में इनका दिक्कत आ रहा है, इस अरब डोमिनेशन को हमें समाप्त करना है। 2 टारगेट बनाए इन्होंने, पहला कि यूरोप से इंडिया को जोड़ना है, और दूसरा अरबों का जो डोमिनेशन है उसे समाप्त करना है। लेकिन अब इनका दुर्भाग्य कहा जाए कि क्या कहा जाए, ये भाई साहब इनका सपना पूरा हो उससे पहले गुजर गए। ये क्या किए, यहाँ से यूरोप से चलना, देखिए इससे पहले मैं थोड़ा सा बीच को आपको और एक बात और बताना चाहूँगा कि बीच में यहाँ पे देखिए 1494 में एक ट्रीटी हुई थी जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलास। बीच में इसको समझ लेने ज़्यादा बेहतर होगा। ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलास, इस ट्रीटी में क्या हुआ था, ये है अपना यूरोप का देश, और इस ये यूरोप और यूरोप से सटे यहाँ पे एक एरिया हुआ करता था। इस ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलास जो 1494 का जो ट्रीटी था, इसके तहत 1497 में 1497 में क्या किया गया, इस एरिया का विभाजन हुआ। इस एरिया का विभाजन करके एक इमेजिनरी लाइन से इसको 2 भागों में बांटा गया। कैसे, ये इधर का एरिया हो गया पोर्चुगीज पुर्तगाल, और इधर का एरिया हो गया स्पेन। अब देखिए, जैसे यूरोपियों में ये उम्मीद जगी, यहीं से पोर्चुगीज से निकले प्रिंस हेनरी। अब इनका क्या था कि यहाँ से इनको जोड़ना है इंडिया को, और बीच से डोमिनेशन हटाना है किसका, अरब का। ये तो भाई साहब गुजर गए। जैसे इनका और यहाँ से ये चलना शुरू किए थे, और अफ्रीका के कुछ इस इलाके तक ये पहुंचे थे, और यहाँ से फिर रिटर्न चले गए वहाँ। जब तक इनका सपना पूरा हो पाता ये गुजर गए। अब इनके बाद एक और आदमी जगे जिनका नाम था बार्थोलोमियो डियास। जरा देखते हैं उनको, उनका टारगेट क्या था। अब आए दूसरे आदमी बार्थोलोमियो डियास। अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, यहाँ से फिर ये पुर्तगाल से ही चले, ये भी पुर्तगाली ही थे। अब यहाँ से पुर्तगाल से चलना शुरू किए। इनका भी वही टारगेट, पहला कि यहाँ से यूरोप से हमें इंडिया को जोड़ना है किसी न किसी माध्यम से, समुद्री रास्ते से, वो भी डायरेक्ट लिंक, और दूसरा कि बीच से अरबों का डोमिनेशन समाप्त करना है। अब यहाँ से ये चलना शुरू किए, और ये रास्ता अपनाते अपनाते ये पहुंचे कुछ यहाँ। ध्यान दीजिएगा इस बात को, जहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, कि यहाँ से वो कौन थे जो वो कौन आदमी थे जो यहाँ से पोर्चुगीज से चल के और यहाँ केप ऑफ गुड होप का खोज किया। यहाँ पे अफ्रीका है, ये साउथ अफ्रीका, और अफ्रीका के एकदम निचले छोर पे यहाँ पे है केप ऑफ गुड होप, केप टाउन नाम से जाना जाता है। यहाँ से क्या हुआ कि ये जो बार्थोलोमियो डियास थे ये पहुंचे यहाँ से केप टाउन में, केप ऑफ गुड होप में। यहाँ से कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि केप ऑफ गुड होप के फाउंडर या केप ऑफ गुड होप के को खोजने वाले कौन थे, तो वो थे बार्थोलोमियो डियास। ओके, अब यहाँ से क्या हुआ कि बार्थोलोमियो डियास चलना शुरू किए पुर्तगाल से, केप ऑफ गुड होप तक पहुंचे। यहाँ से फिर ये भाई साहब रिटर्न हो गए। यहाँ से इसके बाद बार्थोलोमियो डियास के बाद इसके बाद कई लोगों ने आने का एक तरह से आप देख रहे हैं कि किसी न किसी तरह से यूरोप से और इंडिया तक के खोज का एक सिलसिला शुरू हो गया है यहाँ से। अब अगर हम बात करें 1497 का, ये देखिए बार्थोलोमियो डियास का आया समझ में इनका मुद्दा। इसके बाद आया धीरे धीरे करके 1497 का समय। ओके, 1497। अब ये तीसरे जो आदमी थे उनके बारे में आप तो सभी लोग जानते होंगे। यहाँ से तीसरे आदमी जगह, उनका नाम था वास्को डा गामा। वास्को डी गामा, ये भाई साहब चलना शुरू किए 1497 में। 11 महीने का लगातार यात्रा करते हुए ये पहुंचे तकरीबन 1498 के मई महीने में इंडिया में पहुंचे। किस तरह से पहुंच रहे हैं जरा इनको देखिए। ये फिर यहाँ पुर्तगाल से चलना शुरू किए। 3 जहाज कहा जाता है विद 3 शिप्स, 3 जहाज़ों के साथ ये वहाँ से चलना शुरू किए। और मान के चलिए तकरीबन जुलाई अगस्त के 1497 के जुलाई अगस्त महीने में ये चलना शुरू किए। और यहाँ से ये लगभग मई यहाँ से होते हुए और ये पहुंच जा रहे हैं, ये रहा कालीकट में। ओके, इंडिया में ये पहुंचे 1498 में
1498 के मई महीने में ये पहुंचे कालीकट, जो कि केरला में एक जगह है कालीकट। अब देखिए ये 1498 में पहुंचे यहाँ से होते हुए बीच में रुकते हुए फिर ये पहुंचे कालीकट में। इनके जो इनका यात्रा था वो यात्रा लगभग 11 महीने का था। अब यहाँ से ये पहुंच रहे हैं यहाँ पे। अब स्टार्ट होता है अपना इंडिया का कहानी कि इंडिया में किस तरह से यहाँ से पुर्तगालियों का अपना दबदबा शुरू होता है यहाँ से। तो देखिए यहाँ से जब ये पहुंचे कालीकट में, तो कालीकट में एक आदमी थे जिनका नाम था अब्दुल माजिद। ओके, अब्दुल माजिद जो थे उनके लिए कई कई जगह ये शब्द आया है कि गुजराती पायलट, लेकिन आप बस इतना समझिए कि वो एक गुजराती नाविक था जो नाव चलाता था। वो आदमी क्या किया, इन वास्को दा गामा को यहाँ से रिसीव किया और रिसीव करके वो लेके गए उन्हें यहाँ के कालीकट के जो लोकल रूलर थे, जिनको जमोरिन नाम से जाना जाता था, उनको एक उपाधि दी गई थी जमोरिन की। उन्हें जमोरिन के पास ये आदमी लेकर जाता है वास्को दा गामा को। अब जमोरिन साहब क्या कर रहे हैं, इसका दबा के भरपूर इनका स्वागत कर रहे हैं। वास्को दा गामा को वेलकम करते हुए उन्हें रिसीव किया। ओके, अब यहाँ से ये वास्को दा गामा का रिसीविंग होता है इंडिया में। वास्को दा गामा धीरे धीरे भारत में अपना जो है ट्रेड का काम शुरू करता है, ट्रेड को अपना फैलाना शुरू करता है। यहाँ से अब इनका जो पुर्तगालियों का मानसिकता यहाँ पे आके चेंज होना शुरू हुआ। जैसे कि आप लोग जानते हैं पहले से ही वास्को दा गामा से पहले यहाँ पे इन सारे एरिया पे अरबों का डोमिनेशन था, जिसके चलते अरबों का व्यापार इन पुर्तगालियों से पहले से ही भारत में बना हुआ था। अब आपको ये तो लगभग कॉमन सेंस है या फिर कह सकते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर हम एक एरिया में अपना सक्सेस हो रहे हैं, एक एरिया में अगर हमारा ट्रेड बढ़िया से चल रहा है, अगर उसमें हमारा कोई एक कंपटीटर इन्वॉल्व हो गया तो भैया ईर्ष्या द्वेष का तो भावना उत्पन्न होता ही है। यही होना शुरू हुआ अरबों के साथ। अब अरबों के साथ ये क्या कर रहे थे कि इनको अब ये चाह रहे थे कि हमें वहां ट्रेड मोनोपोली मिल जाए, हमारा एकाधिकार बन जाए, यहाँ से हम अरबों को हटा दें और यहाँ सिर्फ और सिर्फ ट्रेड का एकाधिकार मोनोपोली हमें मिल जाए। यहाँ से अब यही पुर्तगालियों का जो मानसिकता था, यही मानसिकता अब इन्हें थोड़ा सा इन्हें क्रूर बनाना शुरू किया। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये तो पुर्तगालियों के या फिर कहें वास्को दा गामा के मन में इतना क्लियर हो चुका था कि बीच से हमें अरबों को हटाना है। इसके पीछे कारण क्या था, ये भाई साहब लोग क्या कर रहे थे, इंडिया से ट्रेड कर रहे थे। अरब लोग इंडिया से सामान खरीद के और लगभग 8 गुना 10 गुना दाम पे बेच रहे थे। अब ये क्या चाहते थे कि हम यहाँ से अरब हट जाएं और यहाँ से का जो ट्रेड मोनोपोली राइट है, जो एकाधिकार है, वो सिर्फ हमें मिल जाए, हम सिर्फ यहाँ से ट्रेड कर पाए। ओके, अब ये क्या हुआ कि ये आदमी फिर यहाँ से रिटर्न हुए। यहाँ से जब ये गए, इनके बाद फिर एक आए लगभग 1500 में। देखिए वास्को दा गामा का यहाँ से स्टोरी समझ में आया, आएंगे फिर आएंगे एक बार और वास्को दा गामा यहाँ पे 1 साल बाद फिर आता है ये आदमी। लेकिन इसके बाद फिर एक आदमी आता है 1500 में। ओके, और ये 1500 में कौन आता है, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ये आया। इसको थोड़ा आप ध्यान से समझिए। ये आ रहे हैं 1500 में, कब, जब एक बार वास्को दा गामा इंडिया से होकर और लौट गए थे यहाँ से। इनके बारे में एक और बात कहा जाता है कि वास्को दा गामा जब यहाँ से लौटे अपने जहाज को लेकर पोर्तुगीज में, पुर्तगाल में, तो जब यहाँ से लौट रहे हैं उस समय यहाँ से इतना वो सामान लेकर गए थे, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से जो भी सामान वो ट्रेड करके लेकर यहाँ से गए थे, ट्रेड लेकर कहें या फिर लूट कर कहें, जो कहें, यहाँ से जब लेकर वो गए अब, और यहाँ के सामान को जब उन्होंने यूरोप में बेचा तो बीच में आने जाने का टोटल खर्चा निकालकर उनका जो भी बचत हुआ, वो बचत उनका 60 गुना लाभ दे रहा था, 60 गुना प्रॉफिट हुआ उन्हें। अब इसको देख के यूरोपियों को लग गया था कि भैया हमें किसी न किसी तरह से अब जो भी हो इंडिया से ट्रेड तो करना ही करना है, जहां से भैया इतना प्रॉफिट मिल रहा है हम क्यों छोड़ें। तो जब इतना प्रॉफिट देखा गया वास्को दा गामा के द्वारा, तो अब यूरोपियों के मन में और ज्यादा उत्सुकता जगी और वहां से फिर एक भाई साहब आ रहे हैं, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, 1500 में इंडिया पहुंचे। अब इन्होंने जैसे 1500 में इंडिया पहुंचा 1500 में, ये क्या किए, इंडिया में कालीकट में एक फैक्ट्री डाला। ओके, ट्रेड फैक्ट्री, यहाँ पे ये भी पहुंचे, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल भी पहुंच रहे हैं इसी जगह पे, कालीकट में पहुंचे और यही कालीकट में एक फैक्ट्री डाल रहे हैं, ट्रेड फैक्ट्री। कौन, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ट्रेड फैक्ट्री।
अब इनके साथ एक घटना हो जाता है। देखिए, जैसे अब यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के अरब व्यापारियों को ये लग चुका था कि धीरे धीरे वास्को ड गामा आया, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आया, धीरे धीरे अब हमारा यहाँ से डोमिनेशन जो है कि अब खतरे में है। तो अब इन्होंने इनके साथ जो है कंपटीशन का भावना या फिर ईर्ष्या द्वेष का भावना जगना शुरू हुआ, और वहाँ पे जो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने ट्रेड फैक्ट्री डाला था, उस ट्रेड फैक्ट्री पे एक बार अरबों ने, जो लोकल वहाँ के ट्रेडर थे, एक बार हमला कर दिया। हमला करके वहाँ पे बहुत सारे पुर्तगालियों को मारा, वहां से इस फैक्ट्री को में लूटपाट मचाया। उसके बाद से क्या हुआ कि लगभग 1 साल के बाद ही यहाँ से क्या हुआ कि कुछ दिन बाद, सॉरी 1 साल बाद नहीं, कुछ दिन बाद यहाँ से जो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आया था, वो क्या किया कि वहां से जब अरबों का एक बार काफिला आ रहा था, अरबों का जो भी सामान आ रहा था समुद्री मार्ग से, उसे वहीं पे हार्बर पे ही जो बंदरगाह था वहीं पे पकड़ के, और वहां पे क्या किया कि आग लगा दिया उस हार्बर में जो जहाज था, और वहां पे लूटपाट, कई लोगों को मारा। और यहाँ से इस तरह से पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के साथ ये थोड़ा सा वहां पे कंपटीशन और वहां पे क्लैश हुआ अरबों और पोर्चुगीज में। उसके बाद फिर ये लौटा और फिर गया ये पुर्तगाल में। पुर्तगाल से अब फिर जैसे 1500 में ये पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आकर और लौटा, फिर इसके बाद पहुंचे 1501 में कौन, वास्को ड गामा। देखते जाइए भैया किस तरह से पुर्तगालियों का भारत में, या फिर कहें कि यूरोपियों का भारत में आने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ से सबसे पहले प्रिंस हेनरी, बार्थोलोम्यू डियास, वास्को ड गामा, फिर आया उसके बाद से पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, उसके बाद फिर आ रहे हैं वास्को ड गामा। धीरे धीरे इनके आने का एक सिलसिला शुरू हुआ। अब जैसे दूसरी बार वास्को ड गामा आया, वास्को ड गामा ने फिर साउथ में ही कन्नानोर नाम का एक जगह है, इस कन्नानोर में एक फिर ट्रेड फैक्ट्री डाला। उस ट्रेड फैक्ट्री से यहाँ पे अब उनका धीरे धीरे वास्को ड गामा और इस पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के ट्रेड फैक्ट्री डालने के तुरंत बाद धीरे धीरे कन्नानोर, कालीकट और कोचीन, ये जो 3 जगह थी, ये 3 जगहें यूरोपियों के का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बन गए उन पुर्तगालियों का। कौन कौन सा, कोचीन, कालीकट और कन्नानोर, ये 3 बेहद इंपॉर्टेंट ट्रेड वहां से ट्रेड फैक्ट्री बन गए। तो देखिए यहाँ से जो है कि अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से वास्को ड गामा आकर और पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आकर अपना जो है कि एक फिक्स स्थान, जो ट्रेड सेंटर कहा जाए, वो यहाँ पे डालना शुरू किए। अब जिस धीरे धीरे जब वहाँ के पुर्तगाल के राजा को ये लगने लगा कि अब हमारे यहाँ के जो पुर्तगाली हैं, वो पुर्तगाली भारत में जाकर अपना ट्रेड सेंटर बनाने में सफल हुए, तब उन्होंने क्या किया कि वहाँ के राजा ने अपने देश से एक वहां से गवर्नर भेजा। ओके, एक आदमी को भेजा यहाँ का गवर्नर बनाकर, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ओके, ध्यान से समझिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये आए भारत के पहले गवर्नर बनके। किनके, यहाँ से पोर्तुगीज के, पुर्तगाली में भारत के पहले गवर्नर कौन थे, याद रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये आए थे भारत में 1505 में ये पहुंचे भारत में। यहाँ पे इनका पद क्या था, गवर्नर का पद था, गवर्नर बन के आए थे। और यहाँ पे आते ही इनका जो है कि भिड़ान शुरू हुआ, यहाँ पे क्लैश हुआ किनके बीच, पोर्चुगीज और इजिप्टियों के बीच। यहाँ पे इजिप्टियन जो पहले से थे और अरब व्यापारी पहले से, इनका तो क्लैश चल ही रहा था पोर्चुगीज और अरबों का। लेकिन अब यहाँ पे जैसे आए, इनका क्लैश हुआ किसके साथ, इजिप्टियन के साथ। इजिप्ट वासियों का जो साथ देने वाले थे वो कौन थे, यहाँ से गुजरात के गुजराती नेवीज थे, यहाँ से गुजराती नेवीज। अब देखिए ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इनके साथ इजिप्टियों और गुजराती नेवीज का क्लैश शुरू हुआ। और यहीं से एक बैटल सुनने में आता है, आपको पता होगा, बैटल ऑफ ड्यू। बैटल इन्हीं लोगों के बीच हुआ था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और इजिप्टियन एंड गुजराती नेवीज। देखिए यहाँ जो इनके बीच में जो क्लैश होता है, इस क्लैश में थोड़ा सा यहाँ पे पोर्चुगीज हार जाते हैं, और पोर्चुगीज के हारने के साथ साथ जो डी अल्मीडा साहब हैं, इस अल्मीडा का जो सन है, पुत्र है, वो पुत्र मारा जाता है। इनका लड़का सन किल्ड, ये मारा जाता है। अब देखिए यहाँ से फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का अब पहले लड़ाई में जब बेटा मारा गया,
फिर उसके बाद यहाँ से क्या हुआ कि एक ही साल बाद ये फिर वहाँ से चढ़ाई किया, और एक साल के अंदर ही चढ़ाई करके जो इसके प्रतिरोधी थे, प्रतिद्वंदी थे, इजिप्टियन और गुजराती नेवीज, इन्हें उसने मात दिया। और यहाँ से पुर्तगालियों की विजय हुई। और यहाँ से फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जैसे विजय हुआ, उसका एक पॉलिसी आपने सुना होगा, इसने एक पॉलिसी चलाई, उस पॉलिसी का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, ये पॉलिसी क्या थी, इस पॉलिसी के बारे में ध्यान से समझिएगा। इस पॉलिसी पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछने का स्कोप भी बनता है। ये पॉलिसी किसके द्वारा चलाई गई थी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, सबसे पहला बात। उसके बाद ये पॉलिसी थी क्या, इस पॉलिसी के तहत फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के थ्रू पूरे पुर्तगाली ये चाहते थे कि हम किसी ना किसी माध्यम से इंडियन ओशन पे अपने ट्रेड का एक मोनोपोली तैयार कर लें। वहां पे हम इंडियन ओशन का मास्टर बनना चाहता था कौन, अल्मीडा। यहाँ पे यही एरिया है इंडियन ओशन का। ये चाहते थे, इस ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ये चाहते थे कि हम इन एरिया पे जो ट्रेड होने वाला है, इस ट्रेड का हम मोनोपोली हासिल कर लें, एक अधिकार हासिल कर लें। यहाँ पे दे वांट टू बिकम मास्टर ऑफ इंडियन ओशन, ओके। लेकिन फिर भी ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, अपने काम में जो है कि ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ये पूरी तरह से सफलता हासिल नहीं कर पाया। और फिर यहाँ पे जो दूसरे गवर्नर जनरल भेजे गए, उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा ही लाया गया था ब्लू वाटर पॉलिसी। और क्या था वो कि इंडियन ओशन पे हमें मोनोपोली तैयार करना है, जो कि उस काम में वो ज़्यादा सक्सेस हो नहीं पाया। फिर उसके बाद आए नेक्स्ट गवर्नर जनरल, जिनका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ये जो थे अल्मीडा के बाद वाले गवर्नर जनरल थे। इनके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कहा जाता है वो ये कि ये इंडिया में पोर्चुगीज पावर के रियल फाउंडर थे। रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया, ओके। पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। भारत में जो पोर्चुगीज शक्तियां थी, उसके रियल फाउंडर किसे कहा जाता है, अल्बुकर्क के बारे में। रियल फाउंडर और फाउंडर में अंतर क्या होता है, नॉर्मली किसी भी देश को पे जाके अपना कब्जा जमा लेना और उसको अपने राज्य के अंदर या उस पर अपना अधिकार जमा लेना तो होता है फाउंडर। लेकिन उस राज्य में सूटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव और उसका ऑर्गेनाइजेशन करना, जो काम ये काम करता है उस देश के अंदर अपने हिसाब से सूटेबल ऑर्गेनाइजेशन करना, उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन करना, वो उसे कहते हैं क्या, रियल फाउंडर। नॉर्मली अगर हम बात करें मुगल काल की, तो मुगल काल का आपको पता है कि मुगल सल्तनत का जो है फाउंडर किसे कहा जाता है, बाबर को। लेकिन उसका जो रियल फाउंडर था वो कौन था, अकबर था, क्योंकि उसने वहां पर सूटेबल अरेंजमेंट किया, उसने वहां पे ऑर्गेनाइजेशन सही किया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन वहां पे सही से किया, तो वो तो कहा जाता है रियल फाउंडर। आया बात समझ में। तो अल्बुकर्क जो था वो इंडिया में पोर्चुगीज पावर का क्या था, रियल फाउंडर था। अब अगर हम आगे बढ़े तो इसने भारत में आते ही क्या किया, सबसे पहला काम इसने क्या किया कि भारत में जो भी पोर्चुगीज पावर का जो भी ट्रेड सेंटर बना हुआ था, उसका जो हेडक्वार्टर इसने क्या किया, कोचिन में स्थापना किया। हेडक्वार्टर जो था वह कहाँ बनाया, कोचिन में। कोचिन में इसने अपने ट्रेडिंग सेंटर का हेडक्वार्टर बनाया। उसके बाद इसने थोड़ा सा अब गलत सलत काम इन्होंने करना शुरू किया, अपना जो है कि भारत में अपना ट्रेड और अपना अधिकार फैलाने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने लोगों से, पोर्चुगीज पुर्तगालियों से क्या कहा कि आप लोग भारत की लड़कियों से शादी करिए और शादी करके अपना यहाँ पे प्रचार प्रसार यहाँ पे विस्तार किया जाए। तो यहाँ पे ये तो था इनका गलत नीति। इसके साथ साथ इसने एक और काम किया जो अच्छा काम था, वो काम क्या था कि इन्होंने अपने क्षेत्र के अंतर्गत जिस क्षेत्र पे इनका अपना दबदबा बना हुआ था, उस क्षेत्र के अंतर्गत इन्होंने सती प्रथा को खत्म किया। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उस समय लगभग 1510 में 1510 के टाइम में गुजरात के जो शासक हुआ करते थे, गुजरात के जो सुल्तान हुआ करते थे, सॉरी गोवा के जो सुल्तान हुआ करते थे, वो थे सुल्तान ऑफ बीजापुर। इन सुल्तान से उसने क्या किया, गोवा को कब्जा कर लिया, गोवा को हथिया लिया। किसने, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने, पुर्तगालियों ने। तो यहाँ से तो हुआ कि 1510 में गोवा को अक्वायर किया गया। और यहाँ से इतना काम करने के बाद फिर जो अगले पुर्तगाली आए वो थे नीनो डा कुन्हा, ओके। यहाँ से अल्बुकर्क तक का बात समझ में आया। इसके बाद आए नीनो डा कुन्हा। नीनो डा कुन्हा ये पहुंचे भारत में अल्बुकर्क के बाद, और ये पहुंचे 1529 में।
1529 में इस समय के गवर्नर जनरल नॉर्मल याद रखिएगा कौन थे, नीनो डा कुन्हा। और ये पहुंचे 1529 में। इन्होंने आते ही आते सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, जो अल्बुकर्क ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था कोचिन में, इन्होंने उस हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया कहाँ, शिफ्टेड टू गोवा। इन्होंने कोचिन से अपना हेडक्वार्टर उठा के कहाँ शिफ्ट कर दिया, गोवा में। तो इन्होंने तो सबसे पहला काम अपना इसको हेडक्वार्टर को शिफ्टिंग किया। दूसरा काम इन्होंने देखिए, उस समय जो गुजरात वाला एरिया था, उस गुजरात के जो सुल्तान या गुजरात के जो राजा हुआ करते थे वो थे बहादुर शाह। और उस समय बहादुर शाह का मुगलों से बड़ा पंगा हुआ करता था। मुगलों का जो उस समय शासक था वो था हुमायूं। तो इन्होंने बहादुर शाह ने क्या किया, मुगल सम्राट हुमायूं से बचने के लिए, उससे अपने आप को विजयी करने के लिए इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों से हाथ मिला लिया। और इसके बदले अब कोई भी फ्री में कोई भी साथ तो देगा नहीं, उसके बदले कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या किया, जो बहादुर शाह थे, पुर्तगालियों से मदद लेने के बदले उन्हें आइलैंड ऑफ बसीन, आपने सुना होगा, बसीन का जो आइलैंड था उसने उन्हें दे दिया। हाँ, वो उसके बाद ये तो अलग बात है कि बाद में मराठाओं ने उनसे, पुर्तगालियों से 1739 में उसे छीन लिया। लेकिन फिलहाल उस समय हुमायूं से बचने के लिए पुर्तगालियों से जब उन्होंने हाथ मिलाया तो उसके बदले उसने आइलैंड ऑफ बसीन दे दिया पुर्तगालियों को। और उसके बाद इनको, पुर्तगालियों को एक अलग नाम से जाना जाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में कहा जाता है पुर्तगालियों के बारे में, इसको जरा ध्यान दीजिए कि पुर्तगाली ही वो यूरोपीय थे, पुर्तगाली जो भारत में आने वाले सबसे फर्स्ट यूरोपीय कौन थे जो भारत में आए थे, वो थे पोर्चुगीज। लेकिन भारत से जो सबसे लास्ट में जाने वाले थे वो कौन थे, वो भी पुर्तगाली ही थी। इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात लगता है कि भारत में जो सबसे पहले आने वाले यूरोपीय कौन थे, पोर्चुगीज। लेकिन भारत से सबसे लास्ट में जाने वाले भी कौन थे, पोर्चुगीज। यानी कि नॉर्मल यहाँ से क्या बात निकल के आती है कि भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाली अगर कोई यूरोपीय शक्ति थी तो कौन थी, पोर्चुगीज। कब गए थे, आपको ये बात पता होगा, भारत को यहाँ पे भारत का इंडिपेंडेंस होने के काफी समय बाद, लगभग 1961 में पोर्चुगीज यहाँ से भारत से गए। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आया। अब यहाँ तक की बात समझने के बाद हम जरा इस बात को देखते हैं कि यहाँ से पोर्चुगीज का पतन कैसे हुआ, पोर्चुगीज पुर्तगालियों का जो है डिक्लाइन कैसे हुआ भारत से। अब जरा हम देखते हैं कि डिक्लाइन ऑफ पोर्चुगीज पावर फ्रॉम इंडिया, डिक्लाइन हुआ कैसे, इसको देखिए। डिक्लाइन, अगर हम इसके बारे में, अगर पतन के बारे में बात करें तो सबसे पहला इसमें आता है, इसका सबसे पहला रीजन वो ये है कि इनके बाद जो आने वाले सक्सेसर थे, यानी कि पोर्चुगीज के बाद सिर्फ और सिर्फ पोर्चुगीज ही तो भारत में आए नहीं थे, उसके बाद डच आए, ब्रिटिश आए, फिर फ्रेंच आए। वो जो लोग आए थे इनके बाद, पोर्चुगीज के बाद, वो इनसे ज्यादा सुपीरियर थे। जो इनके सक्सेसर थे, सक्सेसर वर सुपीरियर देन देम, यानी कि इनके बाद वाले आने वाले जो सक्सेसर है वो इनसे सुपीरियर थे, उनसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में बेहतर थे, उनसे ज्यादा इसमें नेवल पावर इनके पास ज्यादा था। तो जायज सी बात है कि अगर किसी एरिया में रहने वाले वर्तमान लोगों से ज्यादा ताकतवर अगर कोई वहां घुस आता है तो इन लोगों का दबदबा वहां कम होता है, इन लोगों का प्रभाव कम होने लगता है। एक तो ये कारण था इनका यहाँ से पतन होने के बाद। दूसरा कारण ये माना जाता है कि नॉर्मली यहाँ से एक रीजन निकल के आता है रिलीजियस फैक्टर का। रिलीजियस फैक्टर मतलब धार्मिक जो है कि कारण इसका क्या था कि आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि जो पुर्तगाली थे, पोर्चुगीज, चाहे वो जितने भी पुर्तगाली लोग यहाँ आए, वो लोग भारत के में मुसलमानों से बहुत नफरत करते थे। भारत में मुसलमानों से उनका बहुत ज्यादा पंगा हुआ करता था। और ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से ही नहीं था, वो उनका जो शत्रु था या उनका ईर्ष्या होने का भावना था वो हिंदुओं से भी था, लेकिन हिंदुओं से कहीं ज्यादा मुसलमानों से उनका जलन था। और इसके चलते जब वो मुसलमानों से ज्यादा घृणा करते थे, इसके चलते मुसलमानों में लोकल एरिया में उनके प्रति विद्रोह होना शुरू हुआ, उनके प्रति लोग विद्रोह करना शुरू किए, जिसके चलते उनका जो भारत में जो ट्रेड फैलाने का जो नीति था, भारत में ट्रेड फैलाने का जो उनका विचार था, उसमें कहीं ना कहीं दरार पहुंचा लोगों के विद्रोह के कारण। तीसरा यहाँ कारण यह माना जाता है कि इसी समय ब्राजील का खोज हुआ था। ब्राजील वॉज फाउंडेड एट दैट टाइम। इसके चलते जब ब्राजील का खोज हुआ तो यहाँ पे जो पहले से पुर्तगाली मौजूद थे जो भारत में ट्रेड के लिए आए थे, अब इनका यहाँ से इंटरेस्ट कम होना और ब्राजील से इंटरेस्ट ज्यादा होना शुरू हुआ। अब इन्होंने ये सोचा कि हम भारत से ट्रेड तो लगभग बहुत कर चुके, अब थोड़ा सा ब्राजील पे भी ध्यान दिया जाए। लेकिन जब ब्राजील पे इन्होंने ध्यान देना शुरू किया तो यहाँ से इंडिया से इनका कंट्रोल थोड़ा डाउन, यहाँ कमजोर होना शुरू हुआ। और उसी समय बाहरी लोगों का यहाँ पे आगमन
आगमन शुरू हो ही चुका था। इसके चलते एक तो ये कारण माना जाता है इनका यहाँ पतन होने का। तो ये रहे 3 कारण जो कि बताया जाता है कि पोर्चुगीज पावर का जो इंडिया में डिक्लाइन था उनके ये सब कारण और भी थे, लेकिन ये तीनों कारण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक की बात आई समझ में। हमने क्या देख लिया, पोर्चुगीज शक्तियों का आगमन, कौन कौन लोग आए, धीरे धीरे अलग अलग तरह के पोर्चुगीज शक्तियां यहाँ पे आने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। किस तरह से धीरे धीरे तकनीकी यहाँ से जब यूरोपीय में आपको पता होगा कि उस समय यूरोप में रेनेसा का समय चल रहा था। जैसे जैसे वहां पे यूरोप में नई नई तकनीकों का खोज हुआ, नई नई वहां पे नेवल पावर स्टार्ट हुआ, रेनेसा आया, वहां पे जब डेवलपमेंट और आगे बढ़ा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट, तो वहां के लोगों को जब भारत के साथ यहाँ पे ट्रेड करने का जब यहाँ पे उनका अनुभव हुआ, तो उसके बाद से तमाम लोगों का यहाँ से पोर्चुगीज से इंडिया आने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। और इसके चलते भारत में तमाम लोग आए और यहाँ पे शासन किए, और यहाँ से इस तरह से भारत में तरह तरह के ट्रेड सेंटर बना। उसके बाद से किस तरह से भारत से उन लोगों का पतन हुआ, इन सब बातों को हमने देखा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।